हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण तोमर उर्फ रिंकू है और मैं पिछले तकरीबन 15 सालों से एक्टिवली काम कर रहा हूँ टीचिंग फील्ड में। आज इस वीडियो के जरिए हमारा डेमो वीडियो है। हम इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे और अंत तक सीख ही जाएंगे, जिसने पिछले 2 सालों में खासा परेशान किया है स्टूडेंट्स को। क्योंकि उसमें काफ़ी जटिलताएं उनको महसूस होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ती हैं। पर ऐसा है नहीं। अगर हम रियल लाइफ सेंटेंसेस से, रियल लाइफ सिचुएशंस से उसको जोड़ दें टॉपिक को, पूरी इंग्लिश ग्रामर को, पूरी लैंग्वेज को, तो बड़ी आसान हो जाती है, बड़ी प्रैक्टिकल हो जाती है। फिलोसफी का हम यूज़ कर सकते हैं जो आमतौर पे नहीं किया जाता लैंग्वेज में। चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, समय खराब किए, अपना टॉपिक पे आते हैं। मेरा लैंग्वेज को देखने का नज़रिया जो है, तरीका जो है दोस्तों, वो थोड़ा सा अलग है। इसलिए मैंने अपने आइडियाज़ को जो है वो स्लाइड्स में लिखवा दिया, ताकि आप बेहतर तरीके से उसको सीख पाएँ, समझ पाएँ और दिमाग में रख पाएँ। सबसे पहली बात, अगर लैंग्वेज को सीखना है तो ये समझना जरूरी है कि भाषा असल में होती क्या है। हमें लगता है भाषा आज के समय सिर्फ किसी एग्जाम को क्रैक करने का तरीका है, जरिया है, पर ऐसा है नहीं। एग्जाम तो बहुत सारे आए और एग्जाम जब नहीं भी थे तब भी भाषा थी। तो लैंग्वेज है क्या असल में? लैंग्वेज है अ मीन्स, यानी एक जरिया, टू गेन एंड शेयर नॉलेज। नॉलेज यानी जागरूकता, चेतना को जागृत करने का एक जरिया है, एक माध्यम है भाषा। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि नॉलेज असल में क्या होता है। देखो, नॉलेज के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, कोई अंत नहीं है। जो भी कुछ आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सब कुछ नॉलेज है। लेकिन अगर नॉलेज को मैं डिफाइन करूं थोड़े से दूसरे तरीके से, आज के समय में नॉलेज मीन्स क्लैरिटी। जब भी आप किसी एग्जाम को लेके दुविधा में होते हैं तो आपके पास क्या कमी होती है? नॉलेज की कमी होती है। तो जब आपको वो नॉलेज मिल जाता है तो आपके पास क्या आ जाती है? क्लैरिटी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं टुडे और दीज डेज नॉलेज मीन्स क्लैरिटी। किसी फील्ड का आपको नॉलेज है, किसी क्षेत्र का नॉलेज है, इसका मतलब आप में क्लैरिटी बड़ी गजब है। अब एक बार क्लैरिटी को समझ लेते हैं। क्लैरिटी क्या है? स्पष्टता क्या होती है? अगर युवल नोहा हरारी, जिसकी बड़ी फेमस एक किताब है सेपियंस, और भी कई किताबें हैं जैसे नेक्सस, बड़ी प्यारी किताबें हैं, पढ़नी चाहिए सबको। उन्होंने एक बड़ी गजब बात कही थी क्लैरिटी वर्ड को लेके। उन्होंने कहा था, इन अ वर्ल्ड डिल्यूटेड बाय इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी इज पावर। दोस्तों, पूरी दुनिया किसके दम पे चल रही है? पावर, शक्ति के दम पे। तो आज के टाइम जिस इंसान के पास स्पष्टता है, क्लैरिटी है, समझ लो उसके पावर, एनॉर्मस पावर है उसके पास। तो क्लैरिटी मीन्स पावर। अच्छा, अगर किसी को ये ना समझ आए डिल्यूटेड बाय का मतलब क्या होता है, तो डिल्यूट का मतलब होता है बाढ़ आना या बाढ़ ले आना, किसी चीज को डुबा देना। तो इन अ वर्ल्ड डिल्यूटेड बाय, यानी जिसमें बहुत बाढ़ आई हुई है, किसकी? इररेलेवेंट, खामखा की इंफॉर्मेशन की, बेफालतू की जानकारी की। ऐसी दुनिया जिसमें बिना संगत की, असंगत जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूब की वजह से, बाकी प्लेटफॉर्म्स की वजह से। तो ऐसी दुनिया में अगर आपके पास क्लैरिटी है, इसका मतलब है आपके पास पावर है। बात समझ आई? चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हमने कहा क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली टू पास एन एग्जाम। स्पष्टता की जरूरत सिर्फ एग्जाम में नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन में है। जिसके जीवन में स्पष्टता होगी वो कहीं भी आगे बढ़ जाएगा। क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली टू पास एन एग्जाम बट ऑल्सो टू लिव अ गुड लाइफ। किसी भी सोर्स ऑफ नॉलेज का या किसी भी क्लैरिटी का, किसी भी पावर का पर्पज क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है एक अच्छा जीवन जीना, टू लिव अ गुड लाइफ। आई होप यहां तक बातें क्लियर है। लैंग्वेज क्या होती है? एक जरिया होता है नॉलेज गेन करने का और उसको शेयर करने का, प्रोपेगेट करने का। नॉलेज क्या है? अगर इस टर्म में हम समझे तो नॉलेज इज क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी पावर होती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब पावर या लैंग्वेज हमें सीखनी क्यों चाहिए? लोगों को लगता है, जैसा मैंने बताया, कि लैंग्वेज जो है एग्जाम का पार्ट है। ऐसा नहीं है। लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जाम तो बहुत सारे पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे। तो लैंग्वेज को हमें लाइफ का पार्ट है, इसलिए लाइफ के हिसाब से समझना, ना कि एग्जाम के हिसाब से। जब लाइफ में मजबूती आएगी, जीवन में मजबूती आएगी, तो एग्जाम में मजबूती अपने आप महसूस हो जाएगी दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब लैंग्वेज लर्निंग क्या है ये समझना जरूरी है। लैंग्वेज लर्निंग जो है ना, एक जर्नी है, एक यात्रा है। यात्रा है ज्ञात से अज्ञात की, नोन टू अननोन की। और जब जब आप ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ी सी उलझन, थोड़ी सी दुविधा, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा भय लाजमी है, हो ही जाता है। लेकिन उस भय से अगर मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो आप जब भी कोई लैंग्वेज सीखनी शुरू करें, चाहे हिंदी सीखी हो आपने, संस्कृत सीखनी हो, चाइनीज, जापानीज, इंग्लिश, कुछ भी सीखनी हो, फिलहाल इंग्लिश की बात करेंगे, तो ये 4 एसेंशियल, 4 जरूरी कदम है जो आपको होश में उठाने हैं। लैंग्वेज को ध्यान से सुनना है, जो सुने उसको बोल देना है, फिर पढ़ना है और फिर लिखना है। 4 ही तरीके हैं किसी भी भाषा में आपको चेक करने के, टेस्ट करने के। या तो आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग चेक करेगा, या फिर आपकी रीडिंग चेक करेगा, या राइटिंग चेक करेगा।
आपके जो इंटरव्यू वाले प्रोसेस होते हैं, जो फेज होता है इंटरव्यू का, उसमें आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग चेक कर लेता है, ये दोनों स्किल चेक कर लेता है लैंग्वेज को लेके। फिर आपके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी है, बैंक है, उन एग्जाम्स में फर्स्ट स्टेज में आपकी जनरली क्या चेक करता है, रीडिंग, क्या आप पढ़ के समझ सकते हैं या नहीं चीज़ों को बेहतर तरीके से। यूपीएससी स्टेट पीसीएस में सेकंड स्टेज जो आती है मेंस का एग्जाम, या बैंकिंग में, उनमें क्या चेक करता है दोस्तों, राइटिंग चेक करता है। तो अगर भाषा में 4 तरीके से चेक कर सकते हैं आपको, तो चारों तरीके से आपको मजबूत होना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब आ जाते हैं अपने उस टॉपिक पे दोस्तों, जिसकी आज हमें बात करनी है। लेकिन उससे पहले टॉपिक पे तो जब आएंगे ना, जब हमें ये पता होगा टॉपिक क्रैक कैसे होगा। अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या कोई और एग्जाम है, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं दोस्तों। पहली रिक्वायरमेंट है कि आपने सिलेबस ठीक से देख लिया हो, एक बार कवर कर लिया हो। दूसरा, ये बड़ी गजब चीज है, पीवाईक्यूज। अगर किसी इंसान की 2 चीजों पे कमांड है मेरे दोस्तों, किस किस चीज पे, सिलेबस ढंग से कवर कर रखा है, दूसरा उसने पीवाईक्यूज की ढंग से प्रैक्टिस कर रखी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका एग्जाम रुक जाए, अगर वो इंसान बेवकूफ़ी ना करे, प्रेशर में ना आए तो। बात समझ आई? तो 2 चीज़ों पे काम करना है, सिलेबस पे और पीवाईक्यूज पे। जो टॉपिक आज हम करेंगे 2025 में, उस पर जो क्वेश्चंस आए हैं, जिन्होंने उलझाया है, उन क्वेश्चंस को भी हमने इंक्लूड कर लिया, वो भी देखते चलेंगे। चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। घबराना नहीं है, टॉपिक का नाम सुन के अजीब सा है, स्कूल कॉलेज में आमतौर पर डिस्कस होता नहीं है, अच्छी किताबें उनमें लिखा हुआ है। इस टॉपिक के साथ साथ हमने इस पे आए हुए 2025 के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। टॉपिक को समझना कैसे है दोस्तों, जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है उस पर नहीं जाएंगे। पहले एक बार हम पीवाईक्यूज को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द सीईओ डिमांडेड दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द बोर्ड नॉट लेटर देन वेडनेसडे आफ्टरनून फॉर इमीडिएट इवेल्युएशन। यानी डिमांड की, मांग रखी सीईओ ने कि वो जो रिपोर्ट है वो जमा करवा दी जाए, सबमिट करवा दी जाए बोर्ड को, लेकिन बुधवार से बाद में नहीं, बुधवार जो दोपहर है उस तक या उससे पहले, ताकि उस पर क्या हो सके, इवेल्युएशन कर सके, जांच कर सके उसकी, हम उसको देख पाएं सही है या गलत है। ये कहना चाह रहा है। हिंदी की आमतौर पे जरूरत नहीं होती, पर मैंने कुछ हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसलेट कर दिया। अब देखो, आमतौर पे स्टूडेंट्स रट्टा मार लेते हैं कि सर अगर यहाँ सेकंड फॉर्म लिखी है तो बाद वाले पार्ट में भी कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड। तो ये हमने जो इज लिख रखा है इसके जगह वॉज कर दो। पर जैसे ही आप ये करेंगे ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों गलत होगा वो हम आगे चल के समझेंगे, आंसर इसका कुछ और होगा। चलिए, आई होप इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द पॉलिसी वर टू बी इंप्लीमेंटेड नेशन वाइड। अगर जो पॉलिसीज हैं उनको देश भर में लागू करना था या करना है, इट वुड नेसेसिटेट, तो इसमें जरूरत पड़ेगी, दैट एवरी रीजनल ऑफिस, जो भी क्षेत्रीय हमारे कार्यालय हैं, कंडक्ट्स, यानी वो करें, अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव यानी पूरे विस्तार से ऑडिट करें, देखें क्या चीज़ें कम है क्या ज़्यादा है, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने में। अब देखो यहाँ पे हमें लगता है कि ये पास्ट की हमने लिख दिया, या जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा ये इमेजिनेशन है, तो यहाँ पे कंडक्ट्स नहीं कंडक्टेड होना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं, इसका आंसर कुछ और होगा, वो आगे चल के हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। लिख रखा है इट इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है ये जरूरी है, दैट ही अंडरस्टैंड्स, कि वो समझे। अब फिर वही बात आएगी, यहाँ प्रेजेंट है तो लोगों को लगता है यहाँ भी प्रेजेंट होगा, लेकिन वो बात ध्यान रखना वो रियलिटी की बात होती है। और ये क्या है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ये रियलिटी नहीं है, ये है क्या फिर, अब हम देखेंगे आगे चल के ये है क्या। चलिए आखिरी क्वेश्चन, द कंसल्टेंट सजेस्टेड, यानी सुझाव दिया कंसल्टेंट ने, दैट द फर्म, जो फर्म है, डिसकंटिन्यूज, यानी वो रोक दे, द आउटडेटेड प्रोडक्ट लाइन, जो गए बीते समय के प्रोडक्ट वो बना रही है, उत्पाद बना रही है, उनकी जो बनाने वाली लाइन है, वो जो कार्य प्रणाली है उसको रोक दे। चलिए टॉपिक का नाम जैसे मैंने बताया प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। होता क्या है दोस्तों, मुद्दे पे आते हैं। अगर टॉपिक को समझना है तो पहले किसको समझ लो, जीवन का जो सबसे जरूरी शब्द है वो या तो नाम होता है या काम होता है, या तो नाम होगा या फिर काम होगा। अगर हिंदी में मैं समझाऊं आपको तो वर्ब का मतलब कुछ भी नहीं होता, काम होता है। आप जो भी चीजें बोलते हो या सुनते हो, पढ़ते हो या लिखते हो, तो कोई काम कर रहे हो आप। असल में इंसान पैदा नहीं होता, काम पैदा होता है। इंसान मर जाता है, इसका मतलब काम शून्य हो जाते हैं, काम खत्म हो जाते हैं। सांस लेने से देखने, सुनने, पढ़ने, लिखने तक सब कुछ एक काम होता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं एनी वर्ड दैट शोज डूइंग,
हैपनिंग और बीइंग, ऐसा कोई भी शब्द जो या तो डूइंग को दिखाए या हैपनिंग को दिखाए या बीइंग को दिखाए। डूइंग वो होता है जिसका कोई डूअर हो दोस्तों, जिसका कोई करने वाला हो। जैसे पढ़ाना एक डूइंग है, पढ़ना भी एक डूइंग है, तो इनके डूअर होते हैं, काम करने वाले होते हैं। हैपनिंग का मतलब होता है घटनाएं जो अपने आप हो जाएं प्रकृति में, जिनका कोई करने वाला ना हो। और बीइंग का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, यानी इनमें ना तो कुछ किया जाता है ना कुछ अपने आप होता है, बस क्या है या क्या नहीं है इतना पता चलता है। जैसे मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे। दे हेल्प्ड अस, हेल्प करना क्या है, डूइंग है, क्योंकि इसका कोई डूअर है। फिर हमने कहा इट रेन्ड हेविली यस्टरडे, कल बहुत जोर से बहुत तेजी से बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई। तो रेन क्या है, किसी ने की नहीं है बारिश, अपने आप हुई है। तो रेन होना, बारिश होना, वो एक हैपनिंग का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर दोस्तों मैं कह दूं ही इज अ डॉक्टर, तो ये जो इज है तो ये भी वर्ब, लेकिन ये ना तो डूइंग को दिखा रही है ना हैपनिंग को, बस ये बता रही वो क्या है या क्या नहीं है। तो ये है बीइंग का एग्जाम्पल। आई होप इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हमें समझना है कि वर्ब की जो फॉर्म होती है ना वो कितनी होती है। सामने लिखा हुआ आपके आंसर कितनी होती है, 5। कौन कौन सी फॉर्म है, चलिए देख लेते हैं। 5 फॉर्म है वर्ब की। सबसे पहले आती है बेस फॉर्म, फिर आती है फर्स्ट फॉर्म, फिर आती है सेकंड फॉर्म, फिर कॉन्टिन्यूअस या आईएनजी फॉर्म, और फिर आती है दोस्तों थर्ड फॉर्म। आई होप इतनी बात क्लियर है। चलिए फर्स्ट फॉर्म का सिंबल क्या होता है, बेस फॉर्म को या तो आप फर्स्ट फॉर्म कह लीजिए या इसको हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं या फिर ऐसे भी लिख देते हैं। फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म आमतौर पे इक्विवेलेंट होती हैं, इसलिए ऐसा कर दिया गया। ये सिंगुलर फॉर्म होती है, ये अलग होती है बेस फॉर्म से। फिर आती है सेकंड फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इन्हीं वर्ब्स के कुछ और नाम होते हैं जो हमें सीखने हैं, समझने हैं, जो आमतौर पे किताबों में नहीं होते। वो नाम क्यों होते हैं, जब आप समझ जाओगे तो कई सारे टॉपिक्स उनका ये बेस बन के तैयार हो जाएगा आपका। 8 टॉपिक कम से कम ऐसे हैं दोस्तों जिनका ये बेस है। ये बेसिक बातें हैं कि वर्ब क्या होती है, उसकी फॉर्म कितनी है। देखिए जब आप कहते हो कि बेस फॉर्म है, इसका मतलब उसको हम कहेंगे फ्यूचर फॉर्म। क्यों फ्यूचर फॉर्म कहेंगे, क्योंकि जब जब आप कौन सा टेंस बनाते हैं, फ्यूचर टेंस, तो आपको एक वर्ब को कम से कम फ्यूचर फॉर्म में यानी बेस फॉर्म में रखना पड़ता है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं फ्यूचर फॉर्म। जब आप बनाते हो प्रेजेंट टेंस, बोलते या लिखते हो, तो कम से कम एक वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में आना पड़ता है दोस्तों। तो आज से इस वर्ब का एक और नाम हो जाएगा प्रेजेंट फॉर्म। जब जब आप कहते हो सेकंड फॉर्म, तो आप समझ जाना आज से इसका नाम होगा पास्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि जब जब पास्ट टेंस बनाएंगे दोस्तों तो किसी एक वर्ब को सेकंड फॉर्म में आना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इसी को हम समझना है तो हम कह सकते हैं काम जारी। यानी जब जब ऐसी सिचुएशन आए दोस्तों कि काम किसी एक्स पॉइंट से शुरू हो गया और वाई पॉइंट तक जाना था, लेकिन काम अभी बीच में है, पहुंचा नहीं है अपने एंड पॉइंट तक, तो काम अभी ऑनगोइंग स्टेट में है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है, यानी काम शुरू तो हो गया पर खत्म नहीं हुआ है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के लिए अगर चीज़ों को हम समझें, तो आप जब अपने फोन में कोई मैसेज भेजना शुरू करते हो तो भेजने को बोलते हो सेंड। मैसेज अभी जा रहा है तो क्या लिखा आता है, सेंडिंग। अभी भी जा रहा है तो लिखा आता है सेंडिंग। और जैसे ही मैसेज भेजने का, पहुंचने का काम खत्म हो जाता है तो लिखा आ जाता है सेंट। आई होप बात क्लियर है। तो काम शुरू हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, तो आईएनजी फॉर्म से दिखा दिया। काम अपने एंड पॉइंट तक अगर पहुंच जाए, यहां से यहां तक काम होना था, यहां तक पहुंच गया, तो लिखी आएगी थर्ड फॉर्म, जिसको आप कहते हो परफेक्ट फॉर्म। आज से हम इसी को समझ लेंगे दोस्तों, काम खत्म। जैसे मैं और एग्जांपल अगर आपको दे दूं, मैंने आपके सामने कप उठाया चाय का और मैंने चाय की सिप लेनी शुरू की। चाय पीने को बोलते हैं टेक टी। आपने दिखाई दिया आपको कि मैंने अभी काम शुरू किया, चाय अभी भी है कप में, तो टेक टी ना बोल के क्या बोलेंगे, टेकिंग टी। प्रेजेंट की बात हो रही है तो एम, आई एम टेकिंग टी। लेकिन जैसे ही आपने देखा दोस्तों कि मैंने काम शुरू तो कर दिया और खत्म भी कर दिया, चाय का कप खाली करा और रखा, तो आप बोल देंगे क्या, टेकन टी। बात समझ आई। ऐसे ही फोन में जब आपको कुछ डाउनलोड करना होता है, कोई सॉफ्टवेयर या फाइल, और फाइल बड़ी है या सॉफ्टवेयर बड़ा है, काम आपने शुरू कर दिया पर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आप कहते हैं डाउनलोडिंग। क्या लिखा आता है बार बार, डाउनलोडिंग। और जैसे काम खत्म हो जाता है तो क्या लिखा आ जाता है अपने आप, डाउनलोडेड, थर्ड फॉर्म। मशीन को भी पता है हम नेचुरल मशीन से, आर्टिफिशियल मशीन से अभी भी बेहतर हैं कहीं ना कहीं। मशीन सीख सकती है तो हम भी सीख लेंगे। चलिए अब फिलॉसफी से कैसे जोड़ेंगे। मैंने कहा था मेरा लैंग्वेज को देखने का तौर तरीका, नजरिया थोड़ा सा दूसरा है। नियम रट्टा कानून कुछ नहीं होता, रूल्स वगैरह एक्सेप्शन कुछ नहीं होता लैंग्वेज में। लैंग्वेज में सिचुएशंस होती हैं, और फिलॉसफी सिचुएशन या तो है या हो सकती है, उनकी बात करता है। एक बड़े गजब फिलोसफर हुए प्लेटो, आपने नाम सुना होगा अरस्तु का, एरिस्टोटल, उनके गुरु थे प्लेटो। अरस्तु कौन थे, जो सिकंदर थे, अलेक्जेंडर, उनके गुरु थे। प्लेटो ने क्या गजब बात कही दोस्तों, दैट रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज।
वास्तविकता कुछ नहीं है, सिर्फ विचार की परछाई मात्र है। यानी जैसा हमारा होगा विचार, वैसी हमारी निर्मित हो जाएगी दोस्तों क्या, वास्तविकता। यानी जैसा होगा हमारा आइडिया, वैसी हमारी क्या बन जाएगी, रियलिटी। तो जो लोग अंधाधुंध मोटिवेशन के पीछे भाग लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, बात थोड़े से गहरे तल की है, समझ और समझाई नहीं गई, समझी और समझाई नहीं गई अभी तक। अगर विचार डिस्ट्रक्टिव है, नेगेटिव है, तो रियलिटी भी नेगेटिव ही होगी, खत्म हो जाएगी रियलिटी, बेकार हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है विचार अपने सकारात्मक रखें, आइडियाज अपने पॉजिटिव रखें। आइडिया मतलब क्या, थॉट। जब ये बात लोगों को कम समझ आ रही थी, तो भारत में एक गजब संत हुए तुलसीदास जी। उन्होंने इस बात को कितने गजब ढंग से कहा है, कितने गहरे तल पे जाके कहा है इसी बात को। अगर आप सोचेंगे तो होश उड़ जाएंगे आपके। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति जो आमतौर पे सीखी और समझी नहीं जाती, पढ़ लेते हैं बस लोग, सुन लेते हैं। उन्होंने लिखा, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। दोस्तों काम से बात शुरू हुई ही नहीं है। उन्होंने बात शुरू किया किससे, मन से। मन मैंने क्या, विचार, आइडिया। तुलसीदास जी कह रहे हैं आप कर्म के पीछे पड़े हुए हो कि कर्म करो, सारी दुनिया कह रही है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म तो अपराधी भी कर रहे हैं, क्या उनको फल की चिंता नहीं होती? गलत काम कर रहे हैं तो फल की चिंता ही होती है बस, उनको कुछ और चिंता नहीं होती। तो कर्म से पहले किसको शुद्ध करना पड़ेगा, मन को। जैसा होगा मन वैसा हो जाएगा कर्म। मन माने क्या, विचार। तो मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, पहला काम किस पे होगा, मन पे। जैसा मन होगा वैसा कर्म हो जाएगा, और जैसा कर्म होगा वैसी क्या हो जाएगी, वास्तविकता। बात समझ आई? हमने कहा विचार जो है वो वास्तविकता को जन्म देता है कर्म के जरिए। तो जैसा विचार होगा वैसी वास्तविकता बन जाएगी। अब देखिए, मैं क्यों फ्यूचर फॉर्म कह रहा था, बेस फॉर्म को। जब जब मैंने कहा किसको दिखाना होगा, फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस बनाना होगा तो एक वर्ब को बेस फॉर्म में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, आइडिया है, फ्यूचर रियलिटी नहीं है। प्रेजेंट रियलिटी है तो फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर रियलिटी नहीं है, आइडिया है बस। और आइडिया को हमेशा किससे लिखेंगे, बेस फॉर्म से। आई होप बात समझ आई। चलिए इसी का एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। मान लिया हमने यहां पे कह दिया ही विल कम टुमारो। ये हमें पता है मोडाल है, फ्यूचर बनाने के, फ्यूचर टेंस बनाने के काम आती है। हमें पता है मोडाल के बाद क्या आती है, बेस फॉर्म। क्यों आती है? क्योंकि भाई साहब ये मोडाल ये बता रही है कि जो काम है ना वो अभी हुआ नहीं है, सिर्फ आइडिया है। वो सिर्फ अभी विचार है हमारा कि वो आएगा। हो सकता है वो आए, हो सकता है ना आए, इस बात के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हमने कह दिया कि ही विल कम। चांस कम होते तो हम कह देते ही में कम। लेकिन ध्यान देना, जब भी आप किसकी बात करोगे, मोडाल्स की। जब भी आप दोस्तों बात करते हो मोडाल्स की, चाहे वो आप बात करो विल की, चाहे बात करो शेल की, चाहे मे, चाहे कैन, मस्ट, या फिर आप कहते हो वुड, शुड, माइट, कुड, कोई भी आप मोडाल लेते हो तो आप कहते हो उनके बाद में बेस फॉर्म आएगी। क्यों आएगी बेस फॉर्म, इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने। बेस फॉर्म आ ही इसलिए रही है क्योंकि भाई साहब बेस फॉर्म किसको दिखाती है, आइडिया को। और ये वर्ड्स भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोडाल्स, आइडिया को। अगर मैं कह दूं इट विल रेन टुडे, तो बारिश हुई थोड़ी, अभी सिर्फ विचार है मेरा। अगर मैं कह दूं इट मे रेन टुडे, तो अभी भी बारिश हुई नहीं है, मेरा विचार है कि हो सकती है, 50-50 चांसेस हैं। अगर मैं कह दूं इट माइट रेन टुडे, तो अभी भी दोस्तों बारिश हुई नहीं है, चांसेस थोड़े कम हो गए, मेरा विचार है। अगर मैं कह दूं आई कैन हेल्प यू, तो अभी मैंने मदद की थोड़ी है आपकी, अभी मेरा विचार है बस। अगर मैं कह दूं आई कुड हेल्प यू, पास्ट में कर सकता था हेल्प, तो मेरा आइडिया ही तो है पास्ट को लेके, हकीकत थोड़ी है वो। अगर मैं कह दूं यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको बड़ी मेहनत करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, तो अभी आपने की थोड़ी है, अभी तो सिर्फ विचार है। अगर मैं आपसे कह दूं यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड डू इट, तो अभी मेरा विचार है, आप जरूरी नहीं है वो मेहनत कर दें। तो मोडाल्स किसको दिखाती हैं, आइडिया को। यही रीजन है कि इनके बाद क्या लिखते हैं हम, बेस फॉर्म। आई होप इतनी बात समझ आई। अब क्वेश्चन यह आता है दिमाग में कि क्या सिर्फ मोडाल्स ही ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसी वर्ब्स हैं जो आइडिया यानी विचार को दिखाएंगे? तो आंसर है नहीं, और भी कई सारे वर्ड होते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं वो हमें एक बार देखना है। देखो, अगर मैं कह दूं इट इज नेसेसरी या इट वॉज नेसेसरी, तो मेरा आइडिया है। या आप कह दें इट इज इंपॉर्टेंट, तो वो आपका आइडिया है। कोई पर्सन कह दे इट इज कंपल्सरी,
या इट इज क्रिटिकल या वाइटल या इट इज एसेंशियल, सबका ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। तो ये जितने भी एडजेक्टिव हमने लिखे हैं ये सारे क्या दिखा रहे हैं, ये सारे विचार वाले शब्द हैं दोस्तों, विचार को दिखाने वाले शब्द हैं ये, विचार यानी आइडिया को दिखाने वाले शब्द। ऐसे ही कुछ और वर्ब भी होती हैं, जैसे मैंने कहा कमांड, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, आदेश देना। जब किसी इंसान ने आदेश दिया है तो जरूरी तो नहीं है सामने वाला वो काम कर दे, कर भी सकता है, करना चाहिए, पर जरूरी तो नहीं है कर दे। कमांड कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कह सकते हैं। रिक्वेस्ट अगर गजब तरीके से की जाए, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, तो दोस्तों उसको कहते हैं अर्ज। फिर कमांड के लिए दूसरा वर्ड ऑर्डर हो सकता है, वांट हो सकता है एक वर्ड, डिमांड हो सकता है, इंस्ट्रक्ट हो सकता है, दिशा निर्देश देना, नीड या रिक्वायर, मैंडेट या मैंडेटरी, एडवाइज, प्रिस्क्राइब या प्रिस्क्रिप्शन, ये नाउन होता है, ये वर्ब होती है, सजेस्ट या सजेशन। ये जितने शब्द दोस्तों हमने लिखे हैं, मैं कह रहा हूं ये सारे शब्द किसको दिखाने वाले हैं, आइडिया को, यानी विचार को। अब अगर ये विचार वाले शब्द हैं, आइडिया वाले शब्द हैं, तो हमें पता आइडिया के बाद वाली वर्ब, जो वर्ड आइडिया को दिखाते हैं उनके बाद वाली वर्ब किस फॉर्म में आती है, बेस फॉर्म में आती है दोस्तों। अब बेस फॉर्म कितने तरीके से लिखी जा सकती है इन वर्ड्स के बाद, वो हमें समझना है। पहला तरीका, इनके बाद कोई नाम लिख देगा। नाउन या प्रोनाउन का मतलब सीधा सा अगर हम समझें तो नाम होता है, चाहे पर्सन का हो, प्लेस का हो, आइडिया का हो, किसी का भी नाम हो, नाम होता है। इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यानी नाम लिख देगा और वर्ब लिख देगा बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म कह लो या बेस फॉर्म। दूसरा, एक जोड़ने वाला शब्द दैट लिख देगा, जोड़ने वाला शब्द मतलब कंजंक्शन, दैट लिखेगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लिख देगा यानी नाम लिख देगा, फिर लिखेगा मोडाल, और मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म या कह लो बेस फॉर्म। क्यों? क्योंकि मोडाल आइडिया को दिखाती हैं, तो इनके बाद भी बेस फॉर्म आएगी। ये दोनों तरीके सबको आते हैं दोस्तों, इसलिए एग्जाम में ज़्यादा परेशान नहीं करते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख दूं, आई वॉन्ट यू टू डू इट। ये देखो, हमने यहाँ एक आइडिया वाला शब्द लिख दिया, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, नाम लिख दिया, और मैंने कहा था उसके बाद में क्या लगा के, टू लगा के वर्ब की बेस फॉर्म लिख दोगे, ये हो गया। अच्छा, इसी बात को कहने का एक तरीका क्या हो सकता है, आई वॉन्ट दैट यू, आई वॉन्ट दैट यू शुड डू इट। यानी इसके बाद में एक दैट लगाएगा, जोड़ने वाला शब्द, नाम लिखेगा, मोडाल लिखेगा, और मोडाल हमें पता आइडिया को दिखाती है, तो इसके बाद भी बेस फॉर्म। लेकिन दोस्तों जो काम मोडाल कर रही है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आइडिया को दिखाने का, वही काम ये वाले वर्ड भी तो कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था ये वाले वर्ड भी विचार यानी आइडिया को ही तो दिखाते हैं। तो चाहे मैं मोडाल लिखूं या ना लिखूं, फिर भी हमें क्या लिखनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। तो देखो, दैट के बाद मोडाल लिख दोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे सीधा नाम लिख के और बेस फॉर्म या कह लो फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लिख दोगे तो भी सही है। यानी इसी सेंटेंस को जो ऊपर लिखा है मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट यू डू इट। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं ना, वो इस पैटर्न पे आए हैं दोस्तों। यानी जब भी कोई विचार वाला शब्द आए तो उसके बाद वाली वर्ब बेस फॉर्म में आनी चाहिए। बेस फॉर्म को लिखने के 3 तरीके हैं, या तो टू के बाद बेस फॉर्म, या फिर दैट लिख के कोई नाउन या प्रोनाउन यानी नाम, और फिर मोडाल, और फिर बेस फॉर्म, या दैट के बाद सीधा नाम लिख के और बेस फॉर्म लिख दो। हमें कोई मोडाल लिखने की जरूरी कंपल्सन नहीं है। चलिए, आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ इन वर्ड्स को याद करने में। हमारी जो टेक्निक है यहीं पे याद हो जाएंगे सारे वर्ड्स, उसको कहते हैं निमोनिक्स। जैसे आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, पंडित बदरी प्रसाद बटे हर हर बोले, ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमने एक वर्ड लिखा नाइस। क्या वर्ड है दोस्तों, शाबाश, बोलेंगे मेरे साथ, नाइस। स्पेलिंग आप सबको पता ही है। फिर मैंने कहा क्राउड, CROWD। तो यहां से हमारा दूसरा वर्ड बन जाएगा क्राउड। फिर हमारा वर्ड बनेगा इन। क्राउड कहाँ पे, अच्छा क्राउड, मैप्स। दुनिया के किसी भी देश का मैप उठा के देखें तो भीड़ ही भीड़ दिख रही है हमें, जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमारा निमोनिक्स हो जाएगा क्या, नाइस, क्राउड, इन, मैप्स। अगर इतना आप ध्यान रख लेंगे तो ये सारे आइडिया वाले वर्ड जो हैं वो आपके दिमाग में आ जाएंगे। और मैंने कहा था एक लाइन का ही खेल है बस। अगर आप याद रखेंगे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, यानी मन को पहले शुद्ध करना पड़ेगा तभी कर्म शुद्ध हो पाएगा। मन अगर अशुद्ध है, विचार अशुद्ध हैं, तो कर्म कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो
मन के अकॉर्डिंग ही क्या चलेगा, हमारा कर्म चलेगा, यानी वर्ब चलेगी। अगर विचार की बात कर रहे हो तो बेस फॉर्म में, रियलिटी की बात करोगे फर्स्ट या सेकंड फॉर्म में। चलिए अब मैं एक दो एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। मान लिया मैंने कहा शी वांटेड दैट ही मैरिड हर। देखो आमतौर पे हमें क्या लगता है कि क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, जो कि सही है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर पहले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म है, दूसरे पार्ट में भी फर्स्ट फॉर्म, पहले में सेकंड है, दूसरे में भी सेकंड फॉर्म, ये जो बातें हम रट्टा मार लेते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता यानी रियलिटी के लिए होती हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर के प्रेजेंट या पास्ट के लिए ये आइडिया में नहीं चलती। तो अब हम क्या करें, अब ध्यान से पढ़ के देखो, जो अभी हमने वर्ड सीखे हैं, नाइस क्राउड्स इन मैप्स, वो सारे शब्द किस वाले थे, विचार वाले। कौन सा शब्द है, विचार वाला शब्द, यानी ये रियलिटी नहीं बनाया अभी। तो उसके बाद हमने दैट लिखा है, दैट के बाद कोई नाम लिख दिया, नाउन या प्रोनाउन। अब ध्यान से देखो, आनी थी यहाँ पे बेस फॉर्म, हमने लिख दी सेकंड फॉर्म, तो ये गलत है, इसको हटाइए और लिखिए मैरी। अब थोड़ा अजीब लगेगा पढ़ने में कि ही के साथ तो हम SEIS लगाते हैं, मैरिज होना चाहिए, लेकिन वो ध्यान रखना वो रियलिटी में होता है। जब हम कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो विचार नहीं है, वास्तविकता है दोस्तों। समझ आया, विचार है, अगर वास्तविकता ना हो विचार हो तो फिर बेस फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी, चाहे सब्जेक्ट यानी नाम कोई भी लिखा हो, ही शी इट लिखा हो या कुछ और लिखा हो। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब हमें कैसे पता, ये हम आइडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि आइडिया वाला वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, इससे पहले हम शुड लिख दें या मस्ट लिख दें, यानी कोई मोडाल लिख दें तो भी सही है, और ना लिखें तो भी सही है। क्योंकि क्या सीखा था हमने कि दो तरीके से लिख सकते हैं, दैट के बाद हम नाम लिख दें, उसके बाद मोडाल लिखें या ना लिखें, हमारी मर्जी है दोस्तों। आई होप इतनी बात क्लियर है। चलिए, जब इतनी बात समझ आ गई तो अब आ जाते हैं एक PYQ पे, जो हमने सीखा था कि कैसे सोल्व होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज सजेस्टेड, यानी ये सलाह दी, द कंसल्टेंट सजेस्टेड, यानी कंसल्टेंट ने क्या की, क्या किया, सलाह दी। कौन सा शब्द है दोस्तों, विचार वाला शब्द। और अगर विचार वाला शब्द है तो दैट के बाद कोई, मैंने कहा था नाम लिखा मिलेगा, ये लिखा हुआ है नाम। मैंने कहा था उसके बाद विचार वाले शब्द के लिए हमें वर्ब किस फॉर्म में लिखनी चाहिए, बेस फॉर्म में, और ये देखो SEIS लगा दिया, जो कि गलत है। क्या लिखना चाहिए हमें, डिसकंटिन्यू, यानी रोक दे। आई होप इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक लाइन का खेल है। रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडिया, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जब भी विचार की बात करोगे, वास्तविकता की नहीं, तो वर्ब को बेस फॉर्म में रखना दोस्तों, चाहे मोडाल हो या ना हो। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बात समझ आई होगी और आपका एक चैप्टर हो गया। बचे हुए 3 PYQs अगर आप ध्यान से सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वोकैबुलरी के लिए हम अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। मेरा वोकैबुलरी को पढ़ने पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा दूसरा है। अब एक बीमारी चली हुई है यूट्यूब पे, निमोनिक्स। एक एक वर्ड के लिए अगर आप ट्रिक अपनाएंगे तो मानसिक रूप से अपाहिज हो जाएंगे। बच्चे ना समझ हैं तो वो थोड़ा सा उस भावनाओं में बह गए हैं, उन भावनाओं में कि ट्रिक के जरिए कितने वर्ड सीखोगे दोस्तों ट्रिक से, आप 1000 2000 5000 वर्ड सीखने, 5000 ट्रिक हो गई। वो बहुत ही गलत तरीका, मानसिक रूप से अपाहिज हो जाएंगे, ऑफिस में बैठ के कोई आइडिया नहीं बचेगा आपके पास। तो ऐसा ना करें। हिंदी में देखो आपने क्या किया था, सुना था, बोला था, पढ़ा था और लिखा था। हर भाषा में यही करना है। वर्ड आपने सीखा, मीनिंग एक बार देखना है तो देख लिया, फिर क्या किया, वर्ड में सिचुएशंस में उसको यूज कर दिया, बात खत्म होगी, शब्द आपका अपना हो जाएगा। पहली बार जब कोई शब्द आप सुनते हैं या बोलते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, दूसरी तीसरी बार में सहज लगता है, चौथी पांचवी बार में अपना हो जाता है। यानी किसी भी वर्ड को 5 बार सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आपका अपना हो जाएगा। और अपने साथ थोड़ी ना छोड़ते हैं, वो तो मदद करते हैं दोस्तों। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार।